अलग अलग प्रकार के विलयन को यहां पे हम समझते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले तनु और सांद्र विलयन। तनु एवं सांद्र विलयन, सांद्र विलयन क्या होता है? तनु विलयन और सांद्र विलयन। सबसे पहले हम तनु विलयन और उसके बाद सांद्र विलयन। अब दोनों को यहां पे हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि तनु और सांद्र क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक जार लिया और इस जार में मैंने पानी लिया, ठीक है। इसमें क्या है? पानी है। नाप कुछ भी हो सकता है, आप 100 ml ले लीजिए। यहां पे क्या है? पानी है। जार नंबर 1 में क्या लिया हमने? 100 ml पानी लिया। वही मैंने जार नंबर 2 लिया यहां पे, और इसमें भी क्या किया? 100 ml ही पानी लिया। इस प्रकार से क्या है? 100 ml पानी है। यह मेरा जार नंबर 2 है। लेकिन मैंने जार नंबर 2 में पानी के अलावा मैंने क्या किया? 2 चम्मच मैंने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। ठीक, क्या डाला? 2 टेबल स्पून या 2 चम्मच क्या डाल दिया? मैंने नमक डाल दिया। अब मैंने जार नंबर 3 और लिया और इसमें भी मैंने क्या किया? 4 चम्मच नमक डाल दिया या 3 चम्मच नमक डाल दिया। यहां पे भी ये 100 ml क्या है? पानी है, और इसमें मैंने क्या किया? 3 टेबल स्पून क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कौन सा विलयन सांद्र होता है और कौन सा विलयन तनु होता है। यहां पे जार नंबर 1 में 100 ml पानी है और यहां पे भी 100 ml पानी है, लेकिन यहां पे 2 चम्मच क्या है? नमक है। अब यदि मैं जार नंबर 1 और जार नंबर 2 की अगर मैं तुलना करूं तो कौन सा विलयन तनु होगा और कौन सा सांद्र होगा? तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो जार नंबर 1 है ये क्या है? तनु है, जबकि ये क्या है? सांद्र है। सांद्र है क्यों? क्योंकि इसमें नमक की संख्या मात्रा ज्यादा है। तो नमक क्या है? यह एक विलेय पदार्थ है। देखिए, जो हम विलयन की बात करें तो विलयन में विलेय और विलायक। विलयन कैसे बनता है? विलयन में 2 घटक होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एक विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है। अभी यहां पे पानी क्या है? यह विलायक है और नमक क्या है? विलेय है। तो इससे बन के यह नमक का विलयन बन गया। ठीक है। क्योंकि यहां पे नमक नहीं है तो यह क्या है? तनु विलयन के समान कार्य करता है। इसकी दोनों की तुलना करता हूं तो यह जार नंबर 1 का जो विलयन है, या ये इसको बोल सकते कि यह पानी है, यह क्या है? तनु है इसकी तुलना में। ठीक है। तो यहां पे जार नंबर 2 क्या है? सांद्र है। उसी प्रकार यदि मैं जार नंबर 2 और जार नंबर 3 की अगर तुलना करूं तो इसमें यह क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जार नंबर 3 में जो विलेय की मात्रा है या नमक की मात्रा है वह जार नंबर 2 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें 2 चम्मच है और इसमें 3 चम्मच नमक है। तो इसमें सांद्र कौन सा हो गया? इसमें सांद्र ये हो गया और यह क्या हो गया? तनु हो गया। किसकी तुलना में? यदि हम इस दोनों की तुलना करें तो कौन सांद्र है और कौन तनु है? जार नंबर 2 तनु है और जार नंबर 3 सांद्र है। यदि हम जार नंबर 1 और जार नंबर 2 की तुलना करते हैं तो जार नंबर 1 तनु है और यह जार नंबर 2 सांद्र है। यहां पे तुलना करते हैं कि भाई हमें कैसे मालूम? हम बोलते हैं कि वो गरीब आदमी। भाई गरीब किसके रिस्पेक्ट में है? किसके साथ? मैं गरीब हूं तो मेरे से भी कोई गरीब हो सकता है। तो यहां पे आमने सामने जो लोग होते हैं तब जाके उसका सही तरीके से हम परिणाम बता सकते हैं कि कौन अमीर होगा और कौन गरीब होगा। उसी प्रकार यहां पे भी हमें सामने होना चाहिए कि यहाँ वाले विलयन और इस वाले विलयन में विलेय की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वह सांद्र होगा और विलेय की मात्रा जिसमें कम होगी वह तनु होगा। सीधी सी बात है कि जिसमें विलेय या नमक की मात्रा ज्यादा है वह सांद्र है और जिसमें विलेय या नमक की मात्रा कम है वह तनु है। अब हम
इसमें हमें 3 प्रकार के और विलयन देखने को मिलते हैं, जिसको हम समपराश्री, अल्पविराश्री और अति पराश्री विलयन कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्पपराश्री, समपराश्री और अति पराश्री विलयन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्पपराश्री, अल्पपराश्री, अल्पपराश्री विलयन। फिर देखते हैं समपराश्री, समपराश्री ये भी विलयन। और तीसरा है अति पराश्री विलयन, अति पराश्री विलयन। यहां पे हमें 3 विलयन दिख रहे हैं, अल्पपराश्री विलयन, समपराश्री विलयन और अति पराश्री विलयन। यह 3 प्रकार के जो विलयन है, यह में एक तुलनात्मक क्रम्स होती है, जिसको कि हम कोशिका के रिस्पेक्ट में हम इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कोशिका के अंदर आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर भी एक विलयन के जैसी ही द्रव पाया जाता है, जिसको कि हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका द्रव को हम एक विलयन मानते हैं, क्योंकि इसमें भी विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। इनका अपना एक क्या होता है, एक सांद्रता इनकी होती है। यदि हमने यहाँ 3 प्रकार के विलयनों की बात कर रहे हैं, तो यह भी एक तुलनात्मक क्रम्स होती है। जैसे मैं यदि यहाँ पे एक ऐसा विलयन लेता हूं जिसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित लवणों की सांद्रता से इसकी सांद्रता कम होती है। यह जो विलयन लिया मैंने, इसकी सांद्रता इस कोशिका में उपस्थित लवणों की सांद्रता से यदि कम है, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं अल्पपराश्री विलयन। चीज समझ में आ गई कि कोशिका द्रव की जो सांद्रता है, उसकी सांद्रता से इसकी सांद्रता क्या है, इस जार में जो हमने विलयन लिया है, उसकी सांद्रता यदि कोशिका द्रव की सांद्रता से कम है, ये क्या है, कम है, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो या इसको मैं अंदर ले लेता हूं, यहां पे क्या है, ये इसकी सांद्रता क्या है, कम सांद्रता। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, जार नंबर 1 का यह कहलाएगा अल्पपराश्री विलयन, अर्थात इसकी सांद्रता इस कोशिका द्रव की सांद्रता से क्या है, कम है, जिसको हम अल्पपराश्री विलयन कहेंगे। यदि ऐसा विलयन मैं लेता हूं जिसकी सांद्रता इस कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिका द्रव की सांद्रता से क्या है, बराबर है, या मैं लिख देता हूं कि समान है, तो इस विलयन को क्या बोलूंगा मैं, समपराश्री विलयन। तो ये जार नंबर 2 क्या है, समपराश्री। यदि मैं यहां पे एक विलयन और लेता हूं जिसकी सांद्रता इस कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक है, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, अधिक सांद्र, तो इसको बोलता हूं मैं अति पराश्री विलयन। यहां एक तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है, यहां पे हम कोशिका के साथ में इनकी तुलना कर रहे हैं, तो इसकी सांद्रता अधिक है, इस विलयन को हम अति पराश्री विलयन बोल रहे हैं। इसके दोनों की क्या है, यह समान है, अर्थात दोनों में क्या है, समानता है, अर्थात दोनों की सांद्रता समान है, तो इसको बोलता हूं मैं समपराश्री विलयन। और एक में सांद्रता कम है इस कोशिका द्रव की सांद्रता से, इसको बोलता हूं मैं अल्पपराश्री विलयन। अब हम इसमें समझते हैं कि यदि कोशिका को मैं अल्पपराश्री विलयन में डालता हूं तो क्या होता है, समपराश्री विलयन में डालता हूं तो क्या होता है, और अति पराश्री विलयन में यदि इसको डुबोता हूं या डीप करता हूं तो क्या रिजल्ट आते हैं। उसके बाद हम परासरण को डिफाइन करें। अब मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के विलयन ले लिए, एक
अल्प पराश्रयी विलयन, एक समपराश्रयी विलयन और एक अति पराश्रयी विलयन। विलयन समझ लीजिए कि अल्प पराश्रयी विलयन क्या होता है, समपराश्रयी विलयन क्या होता है, अति पराश्रयी विलयन क्या होता है। यदि मैं कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में डीप करता हूं तो क्या होगा, यह अल्प पराश्रयी विलयन का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित जो विलयन होता है उसकी सांद्रता से कम हो तो ऐसा विलयन अल्प पराश्रयी विलयन कहते हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा कि कोशिका थोड़ी समय में क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, अच्छी खासी फूल जाएगी। क्या हो गई, कोशिका फूल गई, ठीक है, और भी ज्यादा फूल गई। यहां पे भी फूली हुई है, कोशिका में अपना एक विलयन पहले से ही था, लेकिन इसकी तुलना में यहां पे क्या हो गया, कोशिका फूल गई। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोशिका के अंदर बाहर से पानी क्या हो गया, अंदर की ओर आ गया। कारण क्या है कि बाहर का जो विलयन है वह कैसा है, अल्प पराश्रयी, उसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव की सांद्रता से कम है। तो यह पानी क्या हो गया, बाहर से अंदर की ओर आ गया, तो कोशिका क्या हो गई, और भी फूल गई। इस क्रिया को बोलते हैं हम, इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, अंतः परासरण। अंतः परासरण, अंतः परासरण कब होता है, जब कोशिका ऐसे वातावरण में या ऐसे विलयन में हम डालते हैं जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम हो। तो ऐसे विलयन में पानी क्या होता है, विलयन का पानी जो है वो कोशिका के अंदर चला जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या है, पानी की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम है। तो पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंतः परासरण। अब यदि कोशिका को मैंने ऐसे विलयन में डाला जिसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव की सांद्रता से बराबर हो, तो यहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रीजन क्या है कि दोनों की सांद्रता क्या है, समान है, तो यह इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो जल के अणु जो होते हैं इस प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से अंदर बाहर तो आते हैं, लेकिन यहां पे भी अंदर बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसमें बाहर निकलने वाले पानी से अंदर जाने वाले पानी की अणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए कोशिका क्या हो गई, फूल गई। तो अंदर बाहर दोनों भी जगह रहे, यहां पे भी अंदर बाहर जा रहे हैं पानी के अणु, लेकिन जितनी मात्रा में अंदर आ रहे हैं वह क्या है, ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, जबकि बाहर निकलने वाले पानी की अणुओं की संख्या क्या है, कम है। इसलिए रिजल्ट क्या निकलता है कि कोशिका फूल गई। यहां पे भी कोशिका के अंदर इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा पानी के अणु अंदर तथा बाहर जा रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में कोशिका के अणु और पानी के अणु कोशिका के अंदर जा रहे हैं उतनी ही मात्रा में कोशिका के बाहर भी जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी परिवर्तन